हेलो गाइज, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइज आज हम कवर करेंगे डेली डोज सेशन में कंपनी रूल। गाइज कंपनी रूल वैसे तो आपका हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ से स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ज्योग्राफी के भी बहुत सारे टॉपिक कवर करें, लाइक एज नेशनल पार्क, डैम्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसी पॉलिटी में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स। इकोनॉमिक्स में एफडीआई, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बायोलॉजी में विटामिन्स, ब्लड। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर होते हैं। तो चलिए गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज आई। पुर्तगीज आए, है ना, डेनिश आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रांस आए। लेकिन हमारे देश में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए अच्छे से ब्रिटिशर्स। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को समझाया है। अब ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने अपने आप को फर्स्टली स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था बंगाल में। ये मैं इंडिया का मैप ऐसे बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये बंगाल वाला जो रीजन है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपने आप को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। और ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर होते थे बंगाल के, और यहाँ पे बंगाल में नवाब भी हुआ करते थे। और अगर नवाब हैं, गवर्नर हैं, तो आप समझिए यहाँ पर क्या है, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। अब जो नवाब है, इनका नाम है सिराज उद दौला। अब यहाँ पर जो गवर्नर हैं, सारी की सारी पावर इन्हीं के पास चली जाती है ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम में। और इस पावर को कहा जाता है दीवानी राइट्स। ध्यान से समझिएगा इसको। दीवानी राइट्स में आते हैं सारा का सारा टैक्स जो वसूलना है, वो किसके पास है पावर, रॉबर्ट क्लाइव के पास। लॉज की पावर किसके पास है, रॉबर्ट क्लाइव एंड लीगल। और यहाँ पर जो नवाब हैं, उनके पास क्या पावर रहेगी, सिर्फ निजामत की। निजामत किसको कहा जाता है, पब्लिक वेलफेयर वर्क को। अब इसके लिए भी जो नवाब है उसको 13 लाख रुपए लेने पड़ते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि रॉबर्ट क्लाइव 13 लाख रुपीज़ देते थे नवाब को कि आप पब्लिक वेलफेयर का काम कीजिए। मतलब पूरी की पूरी प्रजा। अब देखिए, पूरा का पूरा अगर हम बंगाल कंसीडर करें उस समय का, तो आज का बांग्लादेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, और आपका वेस्ट बंगाल है। थोड़ा सा यहाँ पर अल्टर कर सकते हो आप, लेकिन अगर हम ओवरऑल समझे तो ये इतना बड़ा एरिया था। और इतने बड़े एरिया को संभालने के लिए सिर्फ 13 लाख रुपए। और नवाब को लगता था कि मैं तो यहाँ पर नाम का ही नवाब हूँ, ऑब्वियसली सारी की सारी पावर तो किसके पास चलेगी, रॉबर्ट क्लाइव के पास चलेगी। और इसी वजह से जो नवाब भाई साहब होते हैं, ये अटैक कर देते हैं जहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव बैठते हैं, फोर्ट विलियम्स। ये फोर्ट विलियम्स याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये है कोलकाता में। जब ये अटैक करते हैं नवाब, तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव होते नहीं हैं, लेकिन इनकी जो सेना होती है, सोल्जर होते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं। 146 के आसपास सोल्जर्स को कैप्चर करते हैं नवाब। और इसमें से 123 सोल्जर्स मर जाते हैं। मतलब कैप्चर करके एक छोटे से रूम में इनको बंद कर देते हैं, और ड्यू टू सफोकेशन ये 123 सोल्जर्स मर जाते हैं। बाकी जो बच जाते हैं वो अपनी आप बीती जाकर बताते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। और फिर बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, और इस हंगामे को हम, या फिर इस ट्रेजेडी को हम कंसिडर करते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। और इसके बाद होती है एक बैटल, जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। अब बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है, 1757 में। अब यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ये बैटल को जीत जाते हैं। अब देखो, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ डिटेल में। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, जो ईपीएफओ प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। अब ये बैटल जीते हैं रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ये बैटल जीतने के बाद अपने आप को पावरफुली, मतलब इस एक तरह से आप समझ सकते हो कि अब पूरा का पूरा बंगाल इनके अंडर आ चुका है। और जितने भी अब नवाब आएंगे वो सारे के सारे पपेट नवाब होंगे। फिर बैटल ऑफ कंडोर होती है 1758। ये जो कर्नाटकी वार चल रही थी, ये इसी का ही पार्ट है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर दो टाइम लिखे हुए हैं, मैं अगर आपको समझाऊं। ये देखिए गाइस, 1765 से लेकर 67। अब ये जो सेकंड टेन्योर आता है रॉबर्ट क्लाइव का, इसमें क्या होता है, 1764 में यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर भी होता है। और बक्सर बैटल क्यों होता है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ के जो नवाब होते हैं बंगाल के, वो बन जाते हैं मीर कासिम। हालांकि सिराजुद्दौला के बाद इनके सेनापति होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं मीर जाफर, वो बनते हैं। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक नवाब रहते हैं। और 60 से लेकर 64 तक नवाब रहते हैं
1760 से 64 तक रहते हैं मीर कासिम। अब मीर कासिम भी इनके जो बेसिकली रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उससे तंग आ जाते हैं ब्रिटिशर्स के, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक समझिए आप, क्योंकि ब्रिटिश जब आएंगे 1857 का जब रिवोल्ट होगा और उसके बाद पावर चली जाएगी ब्रिटिशर्स के पास, और हम फिर कंसीडर करते हैं उनको वाइसरॉय, अभी के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तंग आ जाते हैं मीर कासिम और ये भी विद्रोह कर देते हैं। इसको आप सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, पटना की घटना कर देते हैं। बहुत सारे ये ब्रिटिशर्स के जो अधिकारी होते हैं उनको मार देते हैं, और मारने के बाद ये भाग जाते हैं अवध। अवध आज की डेट में इसको लखनऊ को कहा जाता है, ठीक है गाइस। और यहाँ के जो नवाब होते हैं इनका नाम होता है सुहाज उद दौला। अब ये जाकर बोलते हैं वहाँ पर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे को ब्रिटिशर्स कुछ भी रूल नहीं करने दे रहे हैं, सारा का सारा राइट्स इन्हीं के पास है। तो ये कहते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, डोंट वरी, हम एक ही मतलब एक ही कंपनी के अंडर बिल्कुल सेम ही कैटेगरी में रहते हैं। और फिर ये जाते हैं मुगल्स के पास, क्योंकि मुगल्स को उस टाइम समझा जाता था कि मुगल्स ही जिल्ले लाही हैं। अब जिल्ले लाही वर्ड आपने सुना होगा, मूवीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि आप ही हमें बचा सकते हैं। और यहाँ पर जो मुगल्स की तरफ से रूल कर रहे थे उनका नाम है शाह आलम, शाह आलम सेकंड। अब शाह आलम सेकंड के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैं खुद यहाँ पेंशन पे जी रहा हूँ ब्रिटिशर्स की, मैं तो नाम का ही राजा हूँ। तो ये तीनों मिलकर बैटल लड़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, और इसको लीड कर रहे हैं हेक्टर मुनरो, ठीक है गैस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आप गलती मत कर लेना कि गवर्नर ऑफ बंगाल सर ने रॉबर्ट क्लाइव बताया था, और यहाँ पर जो बैटल ऑफ बक्सर हुई है ये भी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई है, नहीं, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे हैं हेक्टर मुनरो। और तीनों के साथ मिलकर ये बैटल हुई, जिसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से हमने जाना, 1764। और ये बैटल एक ही दिन में हेक्टर मुनरो इन तीनों को हरा देते हैं। और यहाँ पर जो 1765 में हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा, ये होता क्या है कि हेक्टर मुनरो द्वारा से रिकॉल करते हैं रॉबर्ट क्लाइव को कि आप वापस आइए इंग्लैंड से और इन तीनों का बताइए मैं क्या करूं। तो रॉबर्ट क्लाइव 65 में वापस आते हैं, और 65 में वापस आने के बाद यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके बाद मीर कासिम को तो यहाँ से निकाल दिया जाता है, मतलब ये नवाब नहीं होते, दोबारा से मीर जाफर ही नवाब बन जाते हैं। और उसके बाद सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड से बहुत सारी शर्तें साइन करवाई जाती हैं, पैसा लिया जाता है इनसे, और बाद में इनका राज्य इनको वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह से कंपनी रूल एस्टैब्लिश होता है हमारे बंगाल में। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जब कंपनी रूल एस्टैब्लिश होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंग्लैंड में बैठी होती है उसको लगता है कि अब यहाँ पर धीरे धीरे हमको भी ये कंपनी रूल से थोड़ा सा पावर छीन कर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है guys? और खैर इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये ज़्यादा लालच में आ जाती है, ठीक है। 3-4 पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला है कि जो ब्रिटिश, या फिर आप समझिए कि इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनीज हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही कंपनी को पावर दी थी कि आप इंडिया में जाइए और इंडिया में जाकर व्यापार कीजिए, और जो बाकी कंपनी है वो यहाँ पर जेलसी फील कर रही हैं कि ये ही क्यों प्रॉफिट कमा रही है, हम क्यों नहीं कमा रहे, है ना। तो ये दबाव बनाते थे इनके ऊपर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके ऊपर दबाव बनाते थे कि आप हमें भी यहाँ पर अलाउ कीजिए, हम भी इंडिया में जाकर पैसा कमाएंगे। एक तो जेलसी फैक्टर हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों चाहती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्रेस्ड करना, ठीक है गैस। सेकेंड यहाँ पर जो पॉइंट है, ब्राइब, बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तंग आ चुके थे, और ये कहीं ना कहीं खबर पहुँचती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इलीगल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, है ना। मतलब एक इनको जो 1 नंबर की कमाई हो रही थी वो इनको रास नहीं आ रही थी, इन्होंने सोचा कि चलो जितना हम यहाँ पर 2 नंबर का भी कमा लें वो भी कम है, इलीगल यहाँ पर बिजनेस हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब ये क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कुछ पैसा ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देते थे, लेकिन अब यहाँ पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगता था कि ये पूरा हिसाब नहीं दे रहे हैं। मतलब आप ऐसे कहो कि जैसे सारा का सारा ये खा रहे हैं और हमें सिर्फ नीचे का बचा हुआ दे रहे हैं, या जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि एक दूध में मलाई ये खा जाते हैं और दूध किसको दे देते हैं, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। सिंपल एग्जांपल के फॉर्मेट में अगर हम समझे तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट चाहती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसको हम सप्रेस्ड करें। इसी वजह से पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, ठीक है गाइस। अब वैरेन हेस्टिंग बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन याद रखना 2 साल 1772 1772 से लेकर 1774 तक ये भी क्या कंसिडर होते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल,
ठीक है। अब ये जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, तो 1774 में इनको कंसिडर करा जाता है, वेरेन हेस्टिंग को क्या कंसिडर करा जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ से मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट समझाऊंगा, लेकिन पहले वेरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके टेन्योर में क्या क्या हुआ। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, हमने पढ़ लिया। ड्यूल सिस्टम को इन्होंने ख़त्म कर दिया जो क्लाइव के द्वारा लगाया गया था, मैंने भी आपको बताया, निजामत और दीवानी राइट्स ये हटा दिया गया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड कोरा ये सोल्ड कर दिया गया था नवद के नवाब को। ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे रेलवे या एसएससी में ही पूछा जाता है। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी को ये लेकर आए थे, किसके साथ मिलकर लेकर आए थे, विलियम जोन्स के साथ 1784 में। अब एशियाटिक सोसाइटी क्या है, ये बस आप ऐसे करो, इसको रिलेट कर लो कल्चर के साथ, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम जाते नहीं हैं यहाँ पर। और इन्होंने डिवाइड कर दिया बंगाल को दो डिस्ट्रिक्ट में, और कलेक्टर्स अपॉइंट किए, मतलब टैक्स सही तरह से कलेक्ट हो, इस वजह से इन्होंने बंगाल को दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इन्होंने दीवानी फौजदारी अदालत स्टार्ट करी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब दीवानी और फौजदारी अदालत क्या होता था, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये एक तरह से सिविल कोर्ट है। जो दीवानी अदालत है ये सिविल सिविल जो सारे के सारे केसेस जाएंगे, और फौजदारी अदालत जो है उसमें सारे के सारे क्रिमिनल केसेस जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और ये हाई लेवल पर है निज़ाम अदालत। निज़ाम अदालत, और यहाँ पर एक और अदालत स्टार्ट करी गई थी, सरदार दीवानी। सरदार दीवानी याद रखना। सरदार दीवानी जो है, दीवानी मैंने अभी आपको बताया सिविल के लिए, ऐसी सरदार दीवानी सिविल के लिए, और जो निजाम अदालत है ये क्रिमिनल केसेस के लिए। ये थोड़ा सा आप हाई लेवल पर समझ लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समझ लीजिए। उसके बाद फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट आया कैलकाटा में 1774 में। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके यहाँ पर कंडीशन है, जो यूरोपियंस है ना, सिर्फ उन्हीं के ही केसेस यहाँ पर सॉल्व करे जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर समझते थे कि जो इंडियंस हैं उनको तो यहाँ पर क्या ही कंसिडर करें हम, तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते थे जो यूरोपियंस हैं। उसके बाद रोहिला वार होता है। अब रोहिला खांड या फिर रोहिला वार, आपने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नवाब ऑफ अवध और जो रोहिलास हैं ये अफगान के हैं, इनके बीच में वार होता है, और नवाब ऑफ अवध का हेल्प करते हैं ब्रिटिशर्स, और इसी वजह से नवाब ऑफ अवध हरा देते हैं रोहिलास को 1774 में, मतलब कंप्लीटली सप्रेस्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। बस इतना सा याद रखना। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई 1776 से लेकर 82, और इसकी जो ट्रीटी है ये याद रखना किसके समय में हुई थी, ये वेरेन हेस्टिंग के समय में। और वेरेन हेस्टिंग के जब टेन्योर खत्म हो जाता है, ये बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, इसको मैं भी समझाऊंगा, लेकिन अभी हम समझते हैं कि 1773 का एक्ट क्या था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हम पॉलिटी में अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिएगा इस, अब सबसे पहले हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनके पास तीन जगह की प्रेसिडेंसी थी। ध्यान से समझिएगा, ये प्रेसिडेंसी है कहाँ कहाँ की, बंगाल की, मद्रास की और बॉम्बे की। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप बंगाल की प्रेसिडेंसी, मतलब यहाँ की जो मेन प्रेसिडेंसी रहेगी, और इसको कंसिडर करा जाता था, जो यहाँ के गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये मेन प्रेसिडेंसी है, यही कंट्रोल करेगी मद्रास को भी और बॉम्बे को भी। हालांकि यहाँ के भी प्रेसिडेंट होंगे, यहाँ के भी गवर्नर होंगे, लेकिन मेन किसकी रहेगी, बंगाल की। उसके बाद यहाँ पर जो अच्छा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको अपॉइंट किसके द्वारा करा जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, तो इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 4 काउंसिल मिनिस्टर भी रहेंगे, और ये 4 काउंसिल मिनिस्टर बिल्कुल साथ साथ जो भी यहाँ पर इंडिया में कुछ भी यहाँ पर अगर हमें रूल बनाना है या कुछ भी ऐसा लेकर आना है न्यू कंसेप्ट, तो ये पांचों की परमिशन के साथ ही होगा। ठीक है गैस। अब ये 4 जो पर्सन है इनके नाम आप याद रख लेना, जैसे आपके ईपीएफओ एग्जाम्स के में तो डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं, एसएससी में भी आ जाते हैं नाम, तो मैं नाम बता देता हूँ आपको। फिलिप फ्रांसिस, जॉर्ज मॉनसून, और एक का नाम है जॉन क्लेवरिंग, और एक है रिचर्ड बारवेल।
अब जो रिचर्ड बारवेल हैं ये वेरेन हेस्टिंग की तरफ होते हैं मेनली, इन दोनों की जुगलबंदी चलती है, मतलब फ्रेंडशिप अच्छी होती है। और ये जो तीनों हैं ये वेरेन हेस्टिंग के एंगेज चलते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर कोई भी सच एग्रीमेंट या फिर कोई भी ऐसा लॉ पास करना है और ये पांचों मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, ये तीनों अगर एक तरफ हो जाएंगे तो वेरेन हेस्टिंग की तो पावर बिल्कुल ही सप्रेस्ड हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि ये मिलकर अपनी चलाते थे और यहाँ पर वेरेन हेस्टिंग कुछ कर ही नहीं पाते थे, है ना। तो ये एक कंडीशन समझना, इसको बाद में चलकर पिट्स इंडिया एक्ट में चेंज करा गया था, मैं भी आपको समझाऊंगा। और उसके बाद आपने याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स हैं इनको देखेगा कौन, कौन इनके सारे के सारे पावर्स को देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये इंडिया में ही हैं, ये सारा का सारा काम संभालेंगे। ये 24 होते थे और इनका जो टेन्योर है 4 ईयर का होता था। ये कंपनी से रिलेटेड, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ पार्लियामेंट में रिपोर्ट करते थे। और कौन सी पार्लियामेंट में? ऑब्वियसली ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। हम अभी ब्रिटेन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना भी इंडिया में कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है उसकी रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको दे रहे हैं? ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें देखने को मिला कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं अपॉइंट किया गया था, ना कोई कमेटी इस्टेब्लिश करी गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, हमने इंडिया ने कोई भी कंट्री को कब्जा लिया, मान लो यहाँ पर कोई भी कंट्री है XYZ, और यहाँ पर उस कंट्री में हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे 24, और वो कंट्री से ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमें इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और पार्लियामेंट में हमारे पास कोई पर्सन ही नहीं है कि जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को देखे। तो सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक था, इसको भी कवर करा गया बाद में पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है गैस, अभी के लिए समझते रहिए। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो ये कन्फ्लिक्ट को चेंज करा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है। इसको डिटेल में हम पॉलिटी में समझेंगे, अभी के लिए जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हेस्टिंग जो था इसने अपने टाइम में इतना यहाँ पर करप्शन किया कि इसको बाद में इम्पीच्ड कर दिया गया। और इम्पीच्ड ऑब्वियसली किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये पावर किसके पास थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अभी तक ये पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और काफ़ी सारे चार्जेस लगाए गए, बाद में ये जाकर एक्विटेड हुआ। उसके बाद एक पर्सन है जेम्स अगस्टस हिकी, इन्होंने स्टार्ट किया था एक वीकली पेपर बंगाल गैजेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बंगाल गैजेट या फिर कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइजर। ये कब आया था? 1780 में। और इसको किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने। तो ये याद रखना। उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ये भी इनके समय में हुआ था, जब हैदर अली मारा जाता है 1782 में। हालांकि हैदर अली ड्यू टू कैंसर इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन बाद में टिप्पू सुल्तान वार को कंटिन्यू करते हैं और टिप्पू सुल्तान ये बैटल हार जाते हैं। और बैटल हारने के बाद ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है गैस, और ये तो चलो वेरेन हेस्टिंग से हुआ। आगे हम पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये रहे 1783 से लेकर 1993 तक, मतलब 1786 से 1793। अच्छा, इसके बीच में यहाँ पर पिट्स एक्ट आया था, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ज़्यादा है नहीं पिट्स एक्ट के बारे में। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ एक ड्रॉबैक्स थी, उसमें चेंज करा गया। काउंसिल मेंबर यहाँ पर 3 कर दिए गए, पहले कितने थे? 4 थे। अब मान लो कि यहाँ पर कोई भी गवर्नर जनरल है, उसके समय में कोई भी यहाँ पर रूल बनाना है और ये 3 मेंबर मिलकर बनाएंगे साथ में, तो हो गए टोटल 4 मेंबर। अगर यहाँ पर 2 और 2 रेशो में वोटिंग हुई तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को राइट होते थे कि इस रूल को ये पास कर सकता है, मतलब इसके पास स्पेशल पावर होती थी। ये ध्यान रखना, काउंसिल मेंबर 3 कर दिए गए और पावर किसको दे देगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्योंकि एक ड्रॉबैक हमने देखा था कि कोई अथॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में जो इनको सारा का सारा इनके अंडर, ये जो हमने अभी पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाएगी। इसमें 6 मेंबर होते थे जो सारा का सारा ये देखते होते थे, काउंसिल मेंबर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये सारा का सारा इन्हीं के अंडर चलते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर। ये 6 मेंबर थे।
उसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर चलेगी। मान लीजिए यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ भी गलत कर रहा है तो पार्लियामेंट उसको जाकर हटा सकती है। ठीक है गैस, ये पार्लियामेंट के पास पावर चलेगी। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन रही है। और फर्स्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन कब आया था इंडिया में, तो आपने याद रखना है पिट्स इंडिया 1784 एक्ट के अकॉर्डिंग। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि जो एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत में जीता था, फर्स्ट टाइम ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उसको कंसीडर करा कि ये एरिया किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और ये कब हुआ था, 1784 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ईपीएफओ में पूछा गया आपके मॉडल टेस्ट पेपर अगर आप दे रहे होंगे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 86 से 93 तक रहे। कॉर्नवालिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने डिफरेंट लेवल पर सेपरेट किए थे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये पुलिस सिस्टम लेकर आए थे, क्योंकि इनके समय में ना बहुत ज़्यादा मतलब डकैती होने लगी थी, बहुत ज़्यादा चोरी होने लगी थी, मतलब एक तरह से ना लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मैस हो चुकी थी। और यहाँ पर ये पुलिस सिस्टम को लेकर आए थे, जैसे एसपी डीएसपी, ये सारा का सारा लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे 1791 में। उसके बाद इन्होंने सुपरफ्लुअस पोस्ट को हटा दिया, जो फालतू की पोस्ट थी इनको हटाया, और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज क्रिएट करे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज की जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया, लोअर ग्रेड कोर्ट्स एस्टेब्लिश करे। थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी इनके टाइम पे ही हुई थी। टीपू सुल्तान ने एक ट्रीटी साइन करी थी श्रीरंगपट्टनम, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया था। 2 करोड़, साथ में इनके 2 सन्स को उठाकर ले गए थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था कि मैं सब्सिडरी अलायंस पे साइन नहीं करूँगा। और इसी वजह से 1799 में लास्ट वार होती है जिसमें टीपू सुल्तान मर जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है एंग्लो मैसूर वार में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं, ब्राइबरी को इसने सप्रेस किया, और ब्राइबरी को सप्रेस करने के लिए जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इन्होंने एक नया कंसेप्ट लेकर आए। ठीक है, कंसेप्ट क्या था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को बढ़ा दो, और इतना बढ़ा दो कि वो कभी भी रिश्वत लेने का सोचे ना। ठीक है, कंसेप्ट तो अच्छा है, और सबसे पहले कंसेप्ट लाए, हालांकि हमारे देश के एक सीएम ने भी ये कंसेप्ट चलाया था, बट चलिए अभी वो डिस्कस करना जरूरी नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, अब ये परमानेंट सेटलमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर कर रहा हूँ। जो आपके 19th सेंचुरी में रिफॉर्म्स और रिवाइलिस्ट हुए थे सारे के सारे, वो मैंने डिस्कस करा है। मैंने आपको बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट में डिस्कस करूँगा। चलिए मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, एक बार आप ध्यान से समझिएगा। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पर बीच में है जमींदार, मैं लिख देता हूँ जमींदार्स, और यहाँ पर ठीक नीचे हैं पीजेंट्स। अब होता गया था, जो ज़मीनें होती थी, ये एक तरह से ना एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स था। जो ज़मीनें होती थी इस पर सारा काम करते थे पीजेंट्स, और ज़मीनें किसकी होती थी, ज़मींदारों की। और पीजेंट से टैक्स वसूलते थे ज़मींदार, और बाद में जाकर देते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1/11 जो टैक्स जाता था वो ज़मींदार रखते थे अपने पास, और 10/11 जो टैक्स जाता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने पास रखते थे। ये समटाइम्स पूछ लिया जाता है, मतलब ये एक तरह का एग्रीकल्चर टैक्स है आपका, परमानेंट सेटलमेंट टैक्स। और ये कहाँ लगाया गया था, बंगाल और बिहार में, इवन उड़ीसा में भी लगाया गया था। वैसे मेनली आपको बंगाल याद रखना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन इसने किया था कॉर्नवालिस कोड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर 1793। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो कौन से गवर्नर जनरल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कोड लेकर आए थे 1793 में, तो आपने याद रखना है कॉर्नवालिस। और ये वाले जो गवर्नर जनरल हैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट चार्टर एक्ट। और ये जो चार्टर एक्ट हैं ये 4 आए थे, ये 20-20 साल की पावर दी जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। अब जैसे 93 में आया फर्स्ट चार्टर एक्ट, तो अगला चार्टर एक्ट आएगा 1813 में, फिर अगला 1833 में, और नेक्स्ट आएगा 1853 में। और उसके बाद जो पावर है वो चली जाती है किसके पास, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हमने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा ही है।
चलिए, अब जो जॉन शॉर थे इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस ये याद रखना कि इनकी एक बहुत ही फेमस पॉलिसी थी नॉन इंटरफेरेंस, मतलब ये ज़्यादा स्टेट मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे। एक बैटल ऑफ खुर्दला हुई थी, ये बैटल ऑफ खुर्दला किस किस के बीच में हुई थी, हैदराबाद के निज़ाम और मराठास के बीच में। अब ये जो बैटल है, निज़ाम बुरी तरीके से हार गए थे और मराठास को निज़ाम ने 3 करोड़ के आसपास मनी भी दिया था हारने के बाद। ये बस याद रखना किस किस के बीच में हुई थी, हैदराबाद के निज़ाम और मराठास के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1798 से लेकर 1805 तक रहे और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी सब्सिडरी अलायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्सिडरी अलायंस। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैंने चार्टर एक्ट 1793 क्यों नहीं करवाया। गाइस, इसमें ऐसा पढ़ने वाला कुछ है नहीं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे लेकिन हिस्ट्री में नहीं है। जस्ट एक याद रखना, 20 साल के बाद आता था ये चार्टर एक्ट, और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को बढ़ा दिया गया था, बस और कुछ है नहीं इसमें हिस्ट्री से पढ़ने के लिए। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली 1795 से लेकर 1805 तक रहे और इनके समय क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो याद रखना, इनको बंगाल का टाइगर कहा जाता था। वैसे एक क्रिकेटर को भी कहा जाता है बंगाल टाइगर, बट चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली आपने याद रखना है, बंगाल टाइगर कहा जाता था। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, इसको हिंदी में सहायक संधि कहा जाता है। अगर आप में से जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे, मैं बता देता हूँ। और इसमें आप अभी बस एक पॉइंट में समझिएगा। मान लीजिए कि टिप्पू सुल्तान के हारने के बाद यहाँ पर जो रूल करते हैं, वैसे लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही हुआ था ये, टिप्पू सुल्तान के साथ लास्ट वार होता है एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में। यहाँ पर टिप्पू सुल्तान मारा जाता है और इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है वुडियार डायनेस्टी के साथ। और वुडियार डायनेस्टी कौन सी ट्रीटी साइन करते हैं, सब्सिडरी अलायंस। मतलब यहाँ पर जो वुडियार डायनेस्टी है, ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होगा, ब्रिटिशर्स के कहने पे ही चलेंगे। मतलब जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पर ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन एक्सटर्नली अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैं चलो समझा ही देता हूँ आपको। मानो कि सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले क्या है कि ब्रिटिशर्स आपको सेफ रखेंगे, मतलब आप पर कोई भी अगर अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बदले में हालांकि आपसे मनी लेंगे, ऑब्वियसली अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो मनी लेंगे, और आपका कुछ या तो फिर एरिया ले लेंगे, इस एरिया पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये ब्रिटिशर्स का एरिया रहेगा, या फिर पैसे लेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एरिया। और सेकंड पॉइंट, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपका अदर यूरोपियन कंपनीज के साथ। बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज हमारे भारत में घूम रही थी, जैसे सबसे लास्ट में गई 1961 में पुर्तगीज़ और फ्रांस, डेनिश, डच। हालांकि जो डच हैं ये भी और डेनिश ये चले गए थे, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि कोई भी यूरोपियन कंपनीज को आप एंटर नहीं करने दे सकते जो सब्सिडरी लाइन्स के अंडर आते थे। और स्टेट, मान लीजिए कि जो स्टेट है, एक स्टेट है मैसूर और एक स्टेट मान के चलिए अभी के लिए सतारा है या फिर महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये आपस में कोई कनेक्शन नहीं रख सकता और ये ब्रिटिशर्स की सब्सिडरी लाइन्स के अंगेज था, ठीक है। ना तो आप स्टेट और स्टेट का कनेक्शन रख सकते, ना ही आप बाहर से किसी को बुला सकते। आप बस जिस रीजन के राजा हैं या नवाब हैं उसी रीजन में रहिए। उसके बाद स्टेट की आर्मी आपको कम करनी होगी। अगर आप यहाँ पर ब्रिटिशर्स कई बार तो कंडीशन लगा देते थे कि अपनी आर्मी को ख़त्म कर दो, हम अपनी आर्मी यहाँ पर लगाएंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये है एक तरह का सब्सिडरी अलायंस। और सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस साइन करा था हैदराबाद के नवाब ने 1798 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैसूर, तंजौर, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैसूर वुडियार डायनेस्टी के सिर्फ 3 साल के राजा ने सब्सिडी अलायंस साइन करा था। उसके बाद तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भारतपुर, बिरार, तो ये बहुत सारे एरियाज थे जहाँ पर सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया। ये एक पॉलिसी होती थी ब्रिटिशर्स की कि एरिया उनके पास रहेगा लेकिन राज ब्रिटिशर्स का चलेगा। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इनके समय में हुआ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। सेकंड एंग्लो मराठा वार ये भी इन्हीं के समय में हुआ, जिसमें सिंधिया और भोसले होलकर बुरी तरह से हार गए। और उसके बाद मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है वो भी इनके समय में फॉर्मेशन हुआ था उसका। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ बासिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मराठास के पेशवा थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1802 में, और ये ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ बासिन। अब ये ट्रीटी से क्या मतलब है, देखो मैं आपको हल्का सा समझाता हूँ। यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जैसे एंग्लो मैसूर वार में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एंग्लो मैसूर वार हुए हैं टोटल 4। फर्स्ट वार होता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में। अब यहाँ पर हैदर अली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये बार हार जाते हैं फर्स्ट वार।
तो ये क्या करते हैं, हैदर अली के साथ ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ मद्रास थी। उसके बाद हैदर अली को लगता है कि ब्रिटिशर्स अब मेरे दोस्त बन गए हैं, मतलब ये ऐसा वार नहीं करेंगे, तो ये सारे की सारी जो कमजोरी होती थी, या फिर हम ऐसे करते हैं ना कि हम इतने ज़्यादा भावुक होते हैं, इतने ज़्यादा हम जज्बाती होते हैं, तो हम अपने सारे पत्ते अब दिखा देते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला हमारा फ्रेंड है, और इसी का ब्रिटिशर्स फ़ायदा उठाते थे। सारी बातों को जानकर ये सेकेंड वार करते थे, और फिर थोड़ा सा कमज़ोर करते थे, फिर ट्रीटी कर लेते थे, फिर हमें लगता था कि ये हमारे साथ दोस्ती कर रहे हैं, और जब उनको लगता था कि अब और इनके बारे में हमने जान लिया, तो थर्ड वार, फिर फोर्थ वार, फिर अल्टीमेटली ये हरा देते थे। तो ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी रही है। उसके बाद किसी को भी यहाँ पर बैठा देते थे और उससे सब्सिडरी लाइन साइन करवा लेते थे। ठीक है गैस, चलिए, तो एक कैप्चर किया दिल्ली और आगरा का एरिया, ये तो चलिए बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। तो आपने सिर्फ लॉर्ड वेलेस्ली से पढ़ना है कि सब्सिडरी लाइन्स को किसने इंट्रोड्यूस करा था, वेलेस्ली ने, और भी जितने पॉइंट्स मैंने बताए अपने याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जॉर्ज बार्लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। एंग्लो मराठा वार इनके समय में ख़त्म हुई थी, हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है कभी, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्पोय मिटिनी कब हुई थी, जो सेना का विद्रोह देखा गया था विलोर में 1806 में, ये किसके समय में हुआ था, तो आपने याद रखना है सर जॉर्ज बार्लो। और इन्होंने ट्राई किया था कि मराठास के साथ पीस हो, जो सिंधियाज हैं, होलकर हैं, इनको ये बेसिकली एक मतलब एक तरह से इनके साथ फ्रेंडशिप रिलेशन बनाए। तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, बस आपने सेकंड पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही पॉइंट में है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, लॉर्ड मिंटो वन, 1807 से लेकर 1830। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी, महाराजा रंजीत सिंह द लॉयन ऑफ पंजाब, आपको पता होगा मैंने पंजाब में बताया था, अगर आपने नई वीडियो देखी मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की तो आप देख सकते हैं। जो पंजाब वाला एरिया था ये महाराजा रंजीत सिंह के पास था, ठीक है गाइस। और सतलुज, जो सतलुज नदी है उससे इधर इधर वाला एरिया, जो वेस्ट वाला एरिया है, ये महाराजा रंजीत सिंह के पास था, और ईस्ट वाला एरिया ब्रिटिशर्स के पास था। अब ब्रिटिशर्स एशिया की सबसे पावरफुल आर्मी थे, सेकंड पे आते थे महाराजा रंजीत सिंह। ब्रिटिशर्स को डर लगता था रंजीत सिंह से, और रंजीत सिंह जी को डर लगता था ब्रिटिशर्स से। इसी वजह से इन दोनों ने सोचा कि अगर हम वार लड़ेंगे, पता नहीं यहाँ पर कौन हार जाए, तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, किसके साथ, महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ। और जब महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है 1839 के बाद, तब ब्रिटिशर्स की हिम्मत होती है कि वो इस सतलुज एरिया में एंटर कर सके। हालांकि यहाँ पर सिख जो कम्युनिटी है, जो बाद में जाकर यहाँ पर कोई सक्सेसर नहीं होता महाराजा रंजीत सिंह जी का, और उसके बाद जाकर ये खुद ही वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी का यहाँ पर दबदबा हो जाता है। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हो, एंग्लो जो सिख वार है उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। और चार्टर एक्ट 1813 पास होता है। अब ये 1813 का जो एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो याद रखना है, यहाँ पर जो मोनोपोली है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने मोनोपोली दे रखी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके ख़त्म होने के बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो प्रेशराइज करा जाता था ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, जो बहुत सारी वहाँ पर कंपनीज थी, कि हम भी इंडिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया उस टाइम की बहुत बड़ी मार्केट था। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है, एक नेपोलियन नाम का बंदा होता था फ्रांस, जिसने पूरा का पूरा अपने हाथ में ले रखा था, और इस नेपोलियन ने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया था। मतलब ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ पर ट्रेड करते थे वहाँ पर इसने कहा कि आपने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड नहीं करना, तो ब्रिटिशर्स की जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनको लॉस होना शुरू हो गया। अब मान के चलिए कि ब्रिटिश यहाँ पर हैं और आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नेपोलियन ने बोला कि नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ आपको ट्रेड नहीं करना, तो यहाँ की कंपनीज ऑब्वियसली लॉस में जाएंगी। और इसी वजह से ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक चार्टर एक्ट पास करा और इसमें मोनोपोली ख़त्म कर दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और बहुत सारी ब्रिटिश कंपनियां हमारे भारत में आनी शुरू हो गई। और ये एक वजह थी 1857 की क्रांति की भी। अब देखो ये वजह कैसे थी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बहुत सारी कंपनीज आई, और उन कंपनीज ने आके अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना शुरू करा, और ऑब्वियसली यहाँ पर मशीनरी प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो गए। कहाँ पहले हैंडमेड्स प्रोडक्ट मिलते थे, और हैंडमेड प्रोडक्ट्स नो डाउट अच्छे होते हैं, लेकिन सफाई इतनी नहीं होती, मशीनरी प्रोडक्ट्स की सफाई अच्छी होती है। और इसी वजह से लोग ज़्यादा इन पर डिपेंड होने लगे, और इन पर इन्होंने डिपेंड होना छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो हमारे इंडियंस हैं वो बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कुछ बनने वाला नहीं है, अब बैक टू विलेजेस, मतलब हमें अपनी एग्रीकल्चर पर ही फोकस करना चाहिए। तो ये लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि बेरोजगार हो गए थे, ऑब्वियसली बेरोजगार लोग नाराज़ ही हो जाते हैं।
तो चार्टर एक्ट 1833 में याद रखना मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। अच्छा, कंप्लीटली मोनोपोली नहीं खत्म करी थी, ये भी आपको याद रखना है। एक तो टी में मोनोपोली बरकरार थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक चाइना के साथ ये ट्रेड करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी मोनोपोली बरकरार थी इनकी। तो मोनोपोली टी में और चाइना के साथ जो ट्रेड होता था उसमें मोनोपोली रखी गई थी, बाकी चीज़ों में मोनोपोली हटा दी गई थी। चलिए उसके बाद देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1813 से लेकर 1823 इनके समय में हुए थे एंग्लो नेपालीस वार, जिसको गोरखा वार भी कहा जाता है। 10 साल चले, बाद में गोरखा सप्रेस्ड हो जाते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हरा देते हैं, और ये ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सोगाली सिगोली या सिगोली, ये 1860 में, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ पूना भी होती है पेशवा के साथ 1870, ये फोर्सफुली होती है, पेशवा को बिठूर कानपुर में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये कंसेप्ट क्या है। देखिए अभी के लिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एरिया जीतते थे, यहाँ पर एक पपेट रूलर बैठा देते थे। ब्रिटिशर्स ने जब मराठास को हराया, मराठास के एक पेशवा होते थे, पेशवा के अंडर जितने भी ये किंग होते थे यहाँ के, जैसे सिंधिया हैं, होलकर है, भोसले हैं, ये पेशवा के अंडर चलते थे। ठीक है गाइस। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर मराठास किंगडम हमें अपने हाथ में लेना है तो यहाँ की जो पेशवा की पोस्ट है इसको ख़त्म करना होगा। तो इन्होंने फोर्सफुली पेशवा को मजबूर करा कि आप कानपुर के एक एरिया बिठूर में जाके रहिए। तो ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ पूना 1817 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑब्वियसली 1818 में हुआ। चलिए उसके बाद पिंडारी वार, ये भी मराठा वार ही कंसिडर करा जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1880 इनके समय में भी क्रिएशन हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और उसके बाद रियोटवरी सेटलमेंट, जैसे मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट बताया था ना, वैसे ही है रियोटवरी सेटलमेंट। इसमें क्या चेंज हुआ था और ये किसके द्वारा लाया गया था, याद रखना थॉमस मुनरॉय के द्वारा। ये गवर्नर थे थॉमस मुनरॉय मद्रास के, और ये लेकर आए थे रियोटवरी सेटलमेंट। देखिएगा इसको भी ट्रायंगल की फॉर्मेट में समझते हैं। पहले हमने समझा था कि फर्स्ट पे होते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और बीच में होते थे जमींदार, और नीचे होते थे पीजेंट्स। अब यहां पर जो जमींदार थे उनको हटा दिया गया था, डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूल रही थी पीजेंट्स के साथ। इसको कहा जाता है रियोटवारी सेटलमेंट। ये कहाँ लाया गया था, मद्रास में, बस इतना आपको याद रखना है। और इसको लाया किसके द्वारा गया था, थॉमस मुनरॉय के द्वारा। चलिए एक है माहलवारी सिस्टम, ये भी एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये पंजाब वाले एरिया में इंट्रोड्यूस करा गया था। बिल्कुल रिहोटवारी सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट की तरह था माहलवारी सेटलमेंट। वैसे इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। और अच्छा, एक पॉलिसी पूछी जाती है, पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वार, ये किसने अडॉप्ट करी थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड एमरेस्ट। ये 5 साल रहे 1823 से लेकर 28 तक। इनके टेन्योर में क्या क्या हुआ, देखिए आपने बस याद रखना है, बर्मिस वार जो हुए थे, बर्मा के साथ जो एंग्लो वार हुए थे वो इनके समय में हुए थे। और बस इससे यही क्वेश्चन आता है। एक आ जाता है कि सेकंड म्यूटिनी हुई थी इनके समय में, म्यूटिनी ऑफ बारकपुर। और म्यांमार का रीजन इन्होंने कब्जा लिया था एक ट्रीटी के थ्रू, ये आपको याद रखना है। बस ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बदलकर क्या हो जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और साथ साथ हम पढ़ेंगे 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और ये हम कवर करेंगे जो हमारा रिवोल्ट से पहले पहले वाला एरिया है। उसके बाद हम सारा का सारा फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो थर्ड वीडियो आएगी वाइसरॉय वाली। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे आपको स्टैटिक के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक है जिसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप खुद समझिए कि यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैटिक से पूछे जाते हैं। और इस सेशन की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच। PDF डाउनलोड करने से पहले हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा।